हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो है सबसे पहले जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है वो आप लोगों के साथ करनी है एनवीटी। ठीक है, एनवीटी नज़र आ रहा है बोर्ड? यार एक काम करो, आगे के साथ आगे की लाइट ऑफ कर दो, ये वाली रो ऑफ कर दो लाइट की। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनवीटी। जब हम एनवीटी की बात करते हैं ना, बैक साइड वाली लाइट, दो उंगलियां नहीं एक उंगली का इस्तेमाल करो। हाँ अच्छा ही है, आ जाओ। एनवीटी की जब बात करते हैं ना तो एनवीटी में हमारे पास दो तरह की एनवीटी है। एक आपके पास कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी, एक आपके पास कहलाएगी ऑर्डिनरी एनवीटी। ठीक है ना? सॉरी, ऑर्डिनरी एनवीटी, ORDI एनवीटी, यू है, यू है बीच में, यू है ऑर्डिनरी एनवीटी। और दूसरा हमारे पास है एनवीटी ड्यू, दूसरा हमारे पास है एनवीटी ड्यू। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूं। देखो ऑर्डिनरी एनवीटी जो है ना, उसमें क्या होगा कि अगर लेट से मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है और यह नंबर 3 है, और यह नंबर 1 पर, 2 पर और 3 पर कोई एक अमाउंट हो। ठीक है, और इस अमाउंट में दो बातें ज़रूर हैं। किसी चीज़ के एनवीटी होने के लिए दो बातें ज़रूर होनी चाहिए, किसी चीज़ की एनवीटी होने के लिए दो बातें ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 1, सेम अमाउंट, यानी कि अमाउंट सेम हो तो हम कहेंगे कि वो एनवीटी होगी। नंबर 2, सेम टाइम इंटरवल बिटवीन अमाउंट्स। ठीक है, अगर एक चीज़ एनवीटी है ना तो वो एनवीटी तब होगी जब अमाउंट सेम हो और दो सेम वैल्यूज़ के बीच में सेम टाइम इंटरवल या सेम गैप हो। यानी कि लेट से अगर ईयर नंबर 0 आज का दिन था, अगर ईयर नंबर 0 जो है वो आज का दिन था, टुडे, तो ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1 एक साल है ना, एक साल का टाइम पीरियड है। ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1 एक साल का टाइम पीरियड है, और फिर ईयर नंबर 1 पर एक वैल्यू है R। इसी तरह से ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 2 एक सर्टेन टाइम पीरियड है, और उसके बाद ईयर नंबर 2 पर एक वैल्यू है R। इसी तरह से ईयर नंबर 3 से लेकर ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 2 से 3 के बीच में एक टाइम पीरियड है और फिर एक वैल्यू है R। और यहाँ पर ये डायग्राम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा केस हो, अगर ऐसा केस हो कि पहले टाइम पीरियड है, फिर एक सर्टेन अमाउंट है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक सर्टेन अमाउंट है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक सर्टेन अमाउंट है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी एग्जिस्ट करती है। ऑर्डिनरी एनवीटी जो है ना, ऑर्डिनरी एनवीटी की एक निशानी होगी कि सवाल में लिखा हुआ होगा एट दी एंड, एट दी एंड ऑफ ईच ईयर, या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि एक बंदा पैसे जमा कर रहा है हर क्वार्टर के आखिर में, हर साल के आखिर में। इसको अभी हम एग्जाम्पल के ज़रिए भी देखेंगे, पहले तो दोनों के मैं डायग्राम बना देता हूँ। जब हम एनवीटी ड्यू की बात करेंगे तो एनवीटी ड्यू में क्या होगा कि यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है। पहले R की वैल्यू होगी, उसके बाद एक टाइम पीरियड होगा, फिर एक R की वैल्यू होगी, उसके बाद एक टाइम पीरियड होगा, फिर एक R की वैल्यू होगी, उसके बाद एक टाइम पीरियड होगा, और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके सवालों में जनरली लिखा हुआ होगा एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, या एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, या एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर जो R है ना वो हर टाइम पीरियड के स्टार्ट में,
अच्छा देखो, फाइनेंशियल मैथ में ईयर नंबर 0 का क्या मतलब होता है? ईयर 0 का मतलब क्या होता है? ईयर 0 का मतलब होता है टुडे, यानी कि आज का दिन, ठीक है ना? ईयर 0 का मतलब होता है टुडे, यानी कि आज का दिन। या आप इसको कह सकते हो कि स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का स्टार्ट। Y1 का क्या मतलब होता है? Y1 का क्या मतलब होता है? आज से एक साल बाद। Y1 का क्या मतलब होता है? आज से एक साल बाद। आज से एक साल बाद का मतलब है कि ये Y1 जो है ना, वो स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर भी होता है, या फिर ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भी होता है। Y1 का मतलब है पहले साल का आखिरी दिन या दूसरे साल का पहला दिन, दोनों मतलब होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम अपने पास ऑर्डिनरी एनवीटी की अगर बात करेंगे, तो ऑर्डिनरी एनवीटी का जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उसका सीक्वेंस देखो कि ईयर नंबर 0 पर कुछ भी नहीं था, ईयर नंबर 1 पर एक वैल्यू थी, उसके बाद फिर ईयर नंबर 2 पर एक वैल्यू थी, उसके बाद ईयर नंबर 3 पर एक वैल्यू थी, और ईयर नंबर 3 पर कोई भी वैल्यू नहीं थी। लेट्स से एक जो है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ एग्जाम्पल लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ एग्जाम्पल लेता हूँ ऑर्डिनरी एनवीटी की। लेट्स से ईयर नंबर 0 पर आपके डायग्राम में ईयर नंबर 0 पर कुछ भी नहीं है, ईयर नंबर 1 पर जो है ना वो 100 रुपये है, ईयर नंबर 2 पर जो है वो 100 रुपये है, ईयर नंबर 3 जो है ना वहाँ पर भी 100 रुपये है। क्या ये जो डायग्राम बनाई है ये ऑर्डिनरी एनवीटी है या एनवीटी ड्यू की डायग्राम लग रही है? ऑर्डिनरी एनवीटी की डायग्राम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईयर नंबर 0 से 1 के बीच में एक टाइम पीरियड है, फिर ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये है, ईयर 1 से 2 एक टाइम पीरियड है, फिर ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये है, ईयर नंबर 2 से 3 के बीच में एक टाइम पीरियड है, और फिर ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये है, यानी कि हर टाइम पीरियड के आखिर में 100 रुपये है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ कि यार ये जो 100 रुपये है ना, ये लेट से किसी बंदे ने जो है ना वो लोन लिया था और ये इन लोन की रीपेमेंट है, लोन की रीपेमेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। लोन की रीपेमेंट जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू, लोन की जो अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो अगर 10% का रेट है, तो हम इसको एक काम तो लोन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला करते थे कि पहले जो ईयर 1 वाले 100 रुपये हैं उसको एक साल की डिस्काउंटिंग कर दें 1 + 10% पावर 1 से डिवाइड कर ईयर नंबर 2 वाले जो 100 रुपये हैं उसको डिवाइड कर दें 1 + 10% पावर 2 से, ईयर नंबर 3 वाले जो 100 रुपये हैं इसको डिवाइड कर दें हम 1 + 10% पावर 3 से। कितना बनेगा बताओ? कितना आंसर आता है? 248.68 आ रहा होगा, ठीक है, 248.68 आ रहा होगा। यही चैप्टर चलता रहेगा, फाइनेंशियल मैथ्स का है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं है। 248.68 आ रहा है। इसको हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है? P = R
मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई। इस फॉर्मूले से अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। कितना आता है? सेम आंसर आ रहा है? क्या आंसर आता है? 248.68। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये डिस्काउंटिंग के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो? ये डिस्काउंटिंग के लिए तब आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने इस ब्लू एरिया में डाला है, ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कहलाएगा। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले का मतलब ये है कि इसमें आपको यह नंबर 0 की वैल्यू निकालनी थी और आपके पास यह नंबर 1, यह नंबर 2 और यह नंबर 3 पर जो है ना वो आर और आर यानी कि कुछ अमाउंट्स दी हुई थी, तो आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। शर्त यह है एन्युटी में कि जो गैप है मुख्तलिफ आर के बीच में वो सेम हो और जो आर की वैल्यू है वो भी एक ही जितनी है। सही है? कोई मसला? निकाल सकते हैं। सही है? ये वाला फॉर्मूला कहलाता है ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कहलाता है ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। सेकंड चीज, अगर लेट से यूं लिखा हुआ हो, यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये और यहाँ पर 100 रुपये, और मैं ये कहूँ कि मिस्टर ए हर साल के आखिर में बैंक जाता है और बैंक में 100 रुपये जमा करता है और 10% का इंटरेस्ट रेट है। मिस्टर ए जो है वो हर साल के आखिर में बैंक जाता है और मिस्टर ए हर साल के आखिर में बैंक जाकर बैंक में 100 रुपये जमा करता है। इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 10% है। आपको ये बताना है कि मिस्टर ए के अकाउंट में तीसरे साल के आखिर में कितने पैसे हो जाएंगे। मिस्टर ए हर साल के आखिर में बैंक जाता है और बैंक में 100 रुपये जमा करता है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि तीसरे साल के आखिर में मिस्टर ए के बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। तो अब आप एक तरीका मेथड नंबर वन आप मूवमेंट वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो। मूवमेंट वाले तरीके का मतलब है कि देखो इसने पहली बार कब पैसे जमा करे, या नंबर 1 पर, इसका मतलब ईयर 1 पर इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 100 रुपये हो गया। फिर बैंक ईयर 1 से लेकर ईयर नंबर 2 तक का इंटरेस्ट देगा। अगर 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट है और इसके बैंक अकाउंट में 100 रुपये जमा हुए थे, तो ये जो अरसा एक गुजरा है ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का, इसके बीच का इंटरेस्ट कितना होगा? 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, ठीक है ना, 10 रुपये का इंटरेस्ट होगा। फिर इससे ईयर नंबर 2 पर बैंक में कितने पैसे जमा कर दिए?
100 रुपये। तो यह नंबर 2 पर इसके बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 210। बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 210। अब यह नंबर 2 से यह नंबर 3 के बीच का इंटरेस्ट, यह नंबर 2 से यह नंबर 3 के बीच का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 210 का 10%, कितना? और फिर यह नंबर 3 पर इसने बैंक में 100 रुपये जमा करे, तो बताओ कितने पैसे बन गए? 331। ठीक है ना? देखो, ईयर नंबर 1 पर इसने बैंक में 100 रुपये जमा करे, फिर ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 10 रुपये का मिला, फिर इससे ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये जमा करे, 210 रुपये हो गए, फिर 210 का 10% यानी कि 21 रुपये का इंटरेस्ट मिला, फिर ईयर नंबर 3 पर 100 रुपये उसने और जमा करे, तो टोटल इसके पास 331 रुपीज़ हो गए। सही है? ये एक तरीका है। इस तरीके में आपने पूरी मूवमेंट बना ली है। मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका ये है कि ये जो ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये है, ये ईयर 1 से ईयर 3 पे लेकर अगर हम आएंगे तो कितने साल आगे लाना है? तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ठीक है? उसके बाद ईयर नंबर 2 पर जो 100 रुपये हैं वो 2 से 3 पे लेकर जाने, तो कितने साल आगे लेकर जाने हैं? तो 1 प्लस 10% पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद ईयर नंबर 3 वाले जो 100 रुपये हैं वो ईयर नंबर 3 पर वहीं पर रहेंगे जहाँ पर हैं। जाहिर है उस पर कोई इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, ईयर नंबर 3 पर ही तो मैंने जमा करें। कितने हो गए? मेथड नंबर 2 है ना ये। मेथड नंबर 2 में हर 100 रुपये को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ मैनुअली। इसमें भी आंसर कितना आता है? 331 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? सही है? और फिर मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 तब अप्लाई होगा, मेथड नंबर 3 तब अप्लाई होगा जब आपके पास जो है ना, आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, हाँ या नहीं? हाँ, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है ना। तो क्या करेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। करो यूज। परसेंटेज नहीं, अमाउंट सेम हो हर साल की, और अमाउंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम हो। एक एक साल का गैप है ना हर किसी के बीच में, और अमाउंट 100 है यानी कि सेम है। सेम आ रहा है ना? कॉपी कर लो। आर जो 100 होगा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%, 331। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू। ठीक है? ये ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। कर लो इसको भी कॉपी। एन्युटी कोई वो चीज़ होती है जिसमें दो बातें पूरी हो रही हो। नंबर 1, सेम कैश फ्लोज हो, एक ही जितने, और हर कैश फ्लो के बीच में सेम टाइम इंटरवल है। अगर ये दो बातें प्रेजेंट है ना, तो हम बोलते हैं कि एक एन्युटी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से यहाँ पर एन्युटी कैसे है कि हर साल 100 रुपये का ही अमाउंट है, और हर 100 रुपये के बीच में एक ही जितना, यानी कि 1 साल का गैप है। सही है?
तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब अगली एग्जांपल, लेट्स से ईयर 0 या नंबर 1 या नंबर 2 और या नंबर 3। ईयर 0 पर 100 रुपये, ईयर 1 पर 100 रुपये, ईयर 2 पर 100 रुपये। लेट्स से मैंने एक लोन लिया था, ईयर नंबर 0 पर, और ये 3 उसकी किस्तें हैं। मुझे बताओ लोन का अमाउंट कितना होगा। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू और रीपेमेंट्स के बराबर होती है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट करो। ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, बताओ लोन की क्या अमाउंट होगी। 331। और कोई? लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू और रीपेमेंट्स के बराबर होती है। यहां पर यह नंबर 0 पर जो 100 रुपए हैं, इसको 0 पे लेकर आने के लिए कितने साल की डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग? कुछ भी नहीं होगा। यह नंबर 1 वाले जो 100 रुपए हैं उसको 1 साल पीछे लेकर आएंगे, और यह नंबर 2 पर जो 100 रुपए हैं उसको 2 साल पीछे लेकर आएंगे। बताओ कितना होगा। $273.55। ठीक है, यहां पर ईयर 0 पर एक अमाउंट था, फिर ईयर 1 पर था, और फिर ईयर नंबर 2 पर एक अमाउंट था। और जब हम उसको 0 पे लेकर आए